हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि आपको पता था, पिछली क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे, जो था कंपनी रूल 1773 से लेकर 1857 का टाइम पीरियड था। 1857 में आपके प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था लॉर्ड पैम्सटन, और 1858 पीएम ऑफ ब्रिटेन लॉर्ड डार्बी। लॉर्ड डार्बी की सिफारिश पर ही भारत में भेजा गया था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम क्राउन रूल या फिर क्राउन के अधीन शासन, जो कि आपका 1858 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी एक्ट आए हैं, हम सभी एक्ट को इसी रूल में पढ़ेंगे। क्राउन के अधीन शासन जो था वह महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत में भेजे जाने वाले अध्यादेश थे। इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे जो एक्ट भारत भेजा गया, उसका नाम था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत शासन अधिनियम That time the British Prime Minister लॉर्ड डार्बी और क्वीन विक्टोरिया दोनों की सिफारिश पर भारत में भेजा गया था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के तहत सबसे पहला जो कार्य किया गया है वो क्वीन विक्टोरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क जो हुआ था इसमें, क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। एम्प्रेस ऑफ इंडिया या भारत की सामग्री शासिका घोषित किया गया क्वीन विक्टोरिया को। क्वीन विक्टोरिया के तहत ही पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले निरस्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरियड यहां से खत्म किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बंद कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हम पहले पढ़े थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ये दो पद हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। इन दोनों पदों को यहां पर समाप्त करने के साथ एक नया पद बनाया गया। किस किस को? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एज पर दी एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के दोनों पदों को समाप्त करते हुए एक नया पद भारत में लाया गया, जिसे बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत का राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव की मदद के लिए एक इंडियन काउंसिल का निर्माण करवाया गया, एक इंडियन काउंसिल गठित की गई। इसी के हेल्प के लिए एक इंडियन काउंसिल बनाई गई, भारतीय परिषद। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसके साथ इंडियन काउंसिल, ये दोनों मिलकर ही होम गवर्नमेंट का निर्माण करती है। यहाँ गृह सरकार इन्हीं से मिलकर बनी हुई होती है। फिर से देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत क्वीन विक्टोरिया के द्वारा सबसे पहले स्वयं को एम्प्रेस घोषित किया गया, भारत की सामग्री घोषित किया गया, और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स दोनों के पद को समाप्त करते हुए सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया, एक नया पद भारत में बनाया गया। और इसके साथ साथ इसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यीय कमेटी, जिसमें टोटल 15 सदस्य 15 मेंबर हुआ करते थे, 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। भारतीय विधायी परिषद या इंडियन काउंसिल के नाम से जिसे जाना जाता है। इंडियन काउंसिल और स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दोनों मिलकर ही ब्रिटिश होम गवर्नमेंट का निर्माण करती है। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनती है? ब्रिटिश होम गवर्नमेंट बनती है। इसके साथ साथ जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसे महारानी का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है।
महारानी का घोषणा पत्र, प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। आपसे पूछा जा सकता है कि इस लेटर को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो याद रखना है 1 नवंबर सन 1858 को मिंटो पार्क, जगह का नाम है मिंटो पार्क, जो कि कहां पर है, इन इलाहाबाद। और किसके द्वारा इसे पहले पढ़ा गया था, तो उस समय के वायसराय, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही सबसे पहले मिंटो पार्क इलाहाबाद में प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया सबसे पहले पढ़ा गया। और ये घोषणा पत्र है, 1858 का जो मसौदा भेजा गया था एक घोषणा पत्र था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, महारानी का घोषणा पत्र। इसके तहत अभी इंडियन काउंसिल की स्थापना हो गई थी। जो अगला एक्ट भेजा गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, जो अगला एक्ट भेजा गया था उसे नाम दिया गया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। इस भारतीय परिषद अधिनियम को पढ़ने से पहले हम जो 1860 में अधिनियम आया उसकी तरफ निगाह डालते हैं। 1860 भारत में भेजा गया फर्स्ट इंडियन बजट, भारत का पहला बजट, जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो बाय जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया। इसी के बाद इसके अगले साल 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट भारत आता है। इसी के साथ भारत में इंडियन काउंसिल एक्ट भारत आता है और 1861 में ही आपका आईपीसी इंडियन पैनल कोड स्टार्ट की जाती है। इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता। अगर यह बात आती है कि भारतीय दंड संहिता अधिनियम भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 1860 में भारतीय दंड संहिता अधिनियम भारत में आया और 1861 में इसे भारत में लागू कर दिया गया था। इसी के साथ 1861 में एक एक्ट और आता है, 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। और इसी के एक साल के बाद 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। वह कौन कौन से 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, तो याद रखना है सबसे पहले कलकत्ता, पहला हाई कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में। सेकंड बनाया गया बॉम्बे और लास्ट बनाया गया मद्रास। बाय दी 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, और ये लागू किया गया था 1862 में 1862। इसके तहत 3 हाई कोर्ट भारत में बनाए गए, पहला था कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे और थर्ड मद्रास में। 1892 में ही 1892 में लॉर्ड कैनिंग 1892 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम, और इस सिस्टम के तहत ही भारत में डिपार्टमेंटलाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स किया गया था, विभागीकरण। अब प्रत्येक विभाग में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारी होंगे। ये किसके शासनकाल में किया गया है, तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ये डिपार्टमेंटलाइजेशन किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम के द्वारा। अभी तक भारत का गवर्नर जनरल, अभी तक जो पद था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था। इस पद को बदलकर भारत में अगला नया पद वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया और वायसराय ऑफ इंडिया बना के पद के साथ भारत में भेजा गया लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड
कैनिंग। यदि आपसे पूछा जाए कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब भी आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग आएगा। और यदि पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, तब भी आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग ही आएगा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अपनी विधायी परिषद में लॉर्ड कैनिंग ने लेजिस्लेटिव काउंसिल अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सन 1862 तीन भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया, जिससे भारतीयों को अपनी विधायी परिषद में जोड़ा जा सके। वह तीन भारतीय सदस्य कौन थे? तीन भारतीयों को इसमें मनोनीत किया गया, नॉमिनेट किया गया। तीन भारतीय तो याद रखना है हमें। सबसे पहले थे सर दिनकर राव, पटियाला के राजा और राजा बनारस। पहले थे आपके सर दिनकर राव, दूसरे हैं राजा पटियाला, और थर्ड थे आपके राजा बनारस के राजा, बनारस के पटियाला के राजा। और सर दिनकर राव को सर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अपनी विधायी परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़ा गया था, मनोनीत किया गया। इसी के बाद जो अगला एक्ट भारत में पारित करके भेजा गया, उसका नाम था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हुआ कि भारत में एक निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इससे पहले भारत में निर्वाचन नहीं होते थे, ना ही निर्वाचन का कोई प्रावधान था। इलेक्शन प्रोसेस वाज स्टार्टेड बाय द 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। डालिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। और इसके तहत भारत में इलेक्शन प्रोसेस, निर्वाचन प्रक्रिया भारत में प्रारंभ की गई। यह निर्वाचन प्रक्रिया अप्रत्यक्ष थी, इनडायरेक्ट हुआ करता था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। जैसा कि हम सभी को पता है कि इलेक्शन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इलेक्शन या फिर डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं? जो हम डायरेक्ट वोट करते हैं। आप लोगों ने देखा हो 2019 में अभी जो वोटिंग हुई थी, जिस तरीके से हमने वोट किया था, वह वोट कौन सी कहलाती है? आपकी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है? जो राज्यसभा में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होते हैं, उसमें एमएलए और एमपीज के द्वारा जो वोट दिया जाता है वो अप्रत्यक्ष होता है, वो सीक्रेट वोट होते हैं। तो यही वाला सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 के एक्ट के तहत और इंपॉर्टेंट वर्क क्या हुए हैं? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। 1860 में भारत में बजट पेश किया गया और इसी बजट पर भारतीयों को सबसे पहले बहस करने का अधिकार या डिबेट करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स की संख्या को बदल दिया गया, विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या को बदला गया। विधायी परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में बदलाव किए गए। सदस्यों की संख्या में बदलाव। इसके साथ साथ ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इससे ये। इसके साथ ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या अखिल भारतीय एक विधायी परिषद की स्थापना की गई। एक अखिल भारतीय विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें प्रावधान रखा गया, एक प्रोविजन रखा गया कि इसमें मिनिमम 10 सदस्य, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा इसमें 16 सदस्यों की भागीदारी हो सकती है। मिनिमम 10 सदस्य और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 16 सदस्यों की भागीदारी इसमें रखी जा सकती है। इसके बाद आपको पता है कि 1899 से लेकर 1905 तक के टाइम पीरियड में भारत का अगला वायसराय बनाकर भेजा गया लॉर्ड कर्जन को। 1899 से लेकर 1905 के टाइम पीरियड में भेजा गया लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन जो है वो सबसे ज्यादा नोटोरियस वायसराय में से एक है, कुख्यात वायसराय है एक। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही एक ऐसा कार्य किया गया जो कि भारतीय इतिहास में बहुत शर्मिंदगी वाला कार्य था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर सन 1905 में एक ऐसा आंदोलन छेड़ दिया गया या ऐसा कार्य किया गया जो बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ, जिसे हम जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से। 16 अक्टूबर सन 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर से 1905 में प्रभावी होता है और बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आपका वेस्ट बंगाल और अगला बना दिया जाता है ईस्ट बंगाल। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ऐसा बताया गया कि जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा है वो इस तरीके से किया गया कि जो हिंदू और मुसलमान थे बंगाल के, इनमें राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरीके से समाप्त किया गया और फूट डालो शासन करो की नीति के तहत, डिवाइड एंड रूल के तहत भारत में हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हुए 1905 में भारत में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल के विभाजन के होने के साथ इस जो घटना थी 16 अक्टूबर 1905 की, इस घटना को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया कि हम सभी भाई भाई हैं और ना कभी हिंदू मुसलमान के खिलाफ हो सकता है ना मुसलमान कभी हिंदू के खिलाफ हो सकता है। ऐसा बोला जाता था कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में एक तरफ जो भाग था उसमें हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 4 गुना और मुस्लिम्स की संख्या हिंदुओं से 3 गुना हुआ करती थी, इसलिए दोनों अलग अलग भागों को डिवाइड करना जरूरी है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की एक रणनीति थी। इसके तहत रविंद्रनाथ टैगोर ने ये 16 अक्टूबर 1905 के दिवस को रक्षाबंधन दिवस के रूप में घोषित किया और पूरे दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसी के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा जो कि बंगाल की शान में लिखा गया था। और हम सभी जानते हैं कि अमार सोनार बांग्ला जो एक गीत लिखा गया था वो प्रेजेंट में बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गान है। ये क्या है इस समय? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। इसी के साथ सन 1906 में जो चीज लॉर्ड कर्जन के द्वारा करी जा रही थी वही प्रभावी रूप से आगे बढ़ी और 1906 में मुसलमानों के द्वारा एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। उन्नीस सौ छह में ही मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, जो किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, सलीमुल्लाह खान और आगा खान। सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग की भारत में स्थापना की गई। इससे पहले एक पार्टी और बन चुकी थी भारत में, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी। 1885 में ए.ओ. के द्वारा भारत में कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी और कांग्रेस का पहला अधिवेशन या सेशन की अगर बात की जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। बॉम्बे में पहला अधिवेशन रखा गया था। ए.ओ. के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1885 में। अब भारत में दो राजनीतिक दल हो चुके थे, एक हुआ था आपका कांग्रेस और दूसरा कौन सा था? मुस्लिम लीग। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस को इंडियन नेशनल वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा कांग्रेस को इंडियन नेशनल वर्ड दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इंडियन नेशनल वर्ड दादाभाई नौरोजी के द्वारा भारतीय पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस, इसे इंडियन नेशनल वर्ड दिया, तभी से ये कहने लगी आईएनसी, तभी जिसे आईएनसी के नाम से जाना जाने लगा था। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा कर दी गई थी तथा मुस्लिम लीग के द्वारा एक प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल या एक सेपरेट इलेक्टोरेट
प्रत्यक्ष पृथक निर्वाचन मंडल की मांग सबसे पहले करी गई। और इसी मांग के चलते अगला जो एक्ट भारत में आता है वह काउंसिल एक्ट के नाम से भारत में नहीं आता, दो व्यक्तियों के नाम से भारत में आता है, जिनका एक का नाम होता है मॉर्ले और अगले का नाम होता है मिंटो। मॉर्ले और मिंटो सेक्रेटरी और वायसराय हुआ करते थे भारत के, उन्हीं के नाम से भारत में ये एक्ट पारित होता है। अगला जो एक्ट है वह 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम है, जो कि इन्हीं दो पार्टियों के संघर्ष को चलते भारत में आया था। मुस्लिम लीग के लिए सबसे पहले भेजा गया 1909 में मॉर्ले मिंटो अधिनियम। लिखेंगे 1909। अगला जो एक्ट है आपका 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है काउंसिल एक्ट ही था, लेकिन इन दो व्यक्तियों के नाम से भेजा गया था। पहली बात, हु वाज मॉर्ले, तो मॉर्ले जो थे वो आपको पता है ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के राज्य सचिव, और इसी के साथ मिंटो जो थे वो वायसराय ऑफ इंडिया है, वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड मिंटो के द्वारा सांप्रदायिक रूप से चुनाव कराने का सबसे पहले जो कार्य किया गया था वो लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया है, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को ही बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, लॉर्ड मिंटो को किस नाम से जाना जाता है, या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। सबसे पहले सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन कराने का कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसीलिए इन्हें बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन। लॉर्ड मिंटो जिस तरीके से ये एक्ट भारत में भेजा गया था वही कार्य इसने किया। मुसलमानों को एक प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया गया था और मुस्लिम्स को वोट करने के दो विशेष अधिकार प्रदान किए गए। पहला जो विशेष अधिकार था उसमें वह अपने मतों का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते थे। पहला, वह मुस्लिम प्रत्याशी जो कि वहां चुनाव में खड़े हुए हैं, पहला मत वह मुस्लिम प्रत्याशी को देंगे जो चुनाव में खड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ दूसरा मत अपनी स्वेच्छा से किसी भी अन्य प्रत्याशी को या वही मुस्लिम प्रत्याशी को वापस दे सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला जो एक्ट भारत में भेजा गया था, अच्छा इसके साथ 1919 का एक रियल फैक्ट और याद रखिएगा। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में। 1907 कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में, जिसकी अध्यक्षता करी जाती है रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 में सूरत में होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि 1907 में कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक होता है आपका गरम दल और अगला पार्ट होता है इसका नरम दल। गरम दल और नरम दल के बारे में चर्चा हम हिस्ट्री में करेंगे, किस तरीके से गरम दल और नरम दल ने वर्क किया था, कांग्रेस कब डिवाइड हुई थी, कौन थे नरमपंथी कौन थे गरमपंथी, इनके बारे में चर्चा हम हिस्ट्री में करेंगे। यहां पर बस इतना ही कि 1907 में कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है गरम दल और एक होता है नरम दल। इसके बाद जो अगला एक्ट होता है वह आता है आपका 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के तहत अभी तक जो अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे, उन अंग्रेजी अधिकारियों का जो वेतन था वो सीधा ब्रिटेन से ना आते हुए भारतीय राजस्व से आता था, लेकिन अब वे अधिकारियों का वेतन सीधा कहां से दिया जाएगा, ब्रिटेन से दिया जाना था। इसके साथ 1919 में होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ली कमेटी की सिफारिश पर, कमेटी का नाम याद रखिएगा ली कमेटी, जो 1923 से लेकर 1924 में वर्किंग रही। ली कमेटी की सिफारिश पर ही भारत में स्थापना करी गई यूपीएससी 1926 में। ली कमेटी की सिफारिश में भारत में स्थापना करी गई यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की
इसी के साथ साथ डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करी गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करी गई और साथ ही साथ महिलाओं को इसी इलेक्शन में, निर्वाचन में महिलाओं को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। महिला यहां पर वोट दे सकती है। पहली बार अगर पूछा जाए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब चालू किया गया है, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1919 में ही आपका प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। 1919 में प्रोविंसेस में लगा दी गई डार्की। डार्की क्या होती है? डार्की एक द्वैध शासन होता है, एक दोहरा शासन होता है जो कि प्रांत और केंद्र दोनों में एक तरीके से काम करता है। दोनों के लिए अलग अलग आपको टैक्स पे करने होते हैं, अलग अलग तरीके से ये शासन चलता है। तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। ये प्रांतों का द्वैध शासन 1919 से लेकर 1935 तक रहा और 1765 में जिस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने डार्की बंगाल में लगाई हुई थी और उस तरीके से जो लूट हुई थी 1765 से लेकर 1772 के टाइम पीरियड को हिस्टोरियंस ने बोला था लूट ऑफ इंडिया। अब ये लूट वापस ना हो, इसलिए 1919 में ही एक कमेटी का स्थापना की गई ब्रिटेन में और ये कमेटी को भारत 10 वर्षों का एक अधिकार के साथ भारत भेजा गया। प्रत्येक 10 वर्ष में ये भारत आके ये चेक करेगी या जांच करेगी कि पूरी तरीके से ये जो डार्की लगाई गई है सही तरीके से सटीक रूप से कार्य कर रही है नहीं कर रही है। तो इसके बाद जो अगली कमेटी आनी थी वो 1929 में आनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1929 में ब्रिटेन में होने थे चुनाव, इसलिए इसके 1 साल पहले ही एक कमेटी को गठित किया गया और भारत में एक कमेटी भेजी गई, इसे नाम दिया गया साइमन कमीशन। 1928 में भारत में भेजा गया साइमन कमीशन। साइमन की अध्यक्षता में 1828 में भेजा गया साइमन कमीशन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 7 हुआ करते थे। 7 सदस्यीय कमेटी भारत में भेजी गई थी। ये जो सदस्य थे ये सातों सदस्य ब्रिटिश होने के कारण भारतीयों के द्वारा इस साइमन कमीशन को नाम दिया गया है व्हाइट कमीशन, क्योंकि इसमें सभी ब्रिटिश हुआ करते थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन या श्वेत आयोग के नाम से जाना गया है। साइमन कमीशन में भारतीयों के द्वारा मांग रखी गई कि आपका जो कमीशन भारत आया है उसमें एटलीस्ट 1% तो भारतीय होना चाहिए, लेकिन ये मांग को ठुकरा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और कमेटी गठित कर दी गई और 7 सदस्यीय कमेटी भारत में भेजी गई थी। साइमन कमीशन भारत आता है फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत आता है और भारत में सबसे पहले बॉम्बे में आने के साथ भारतीयों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है। पूरे बॉम्बे में हड़ताल रखी जाती है। ये विरोध प्रदर्शन लाहौर और पूरे देश में चल रहा था, तो बॉम्बे के साथ साथ ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लाहौर में भी सुचारू रूप से चलता रहा और लाहौर में ही उस समय प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के द्वारा प्रदर्शनकारियों का उस समय प्रोत्साहन और नेतृत्व किया जा रहा था लाला लाजपत राय के द्वारा। और साइमन कमीशन के इसी विरोध के साथ साथ लाठी चार्ज कर दिया जाता है और लाला लाजपत राय की विरोध करने के साथ साथ मृत्यु हो जाती है। जिस समय उनकी मृत्यु होती है आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन में किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हो चुकी थी। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत का राज्य सचिव कौन हुआ करता था? नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड, दैट टाइम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड हुआ करते थे जिस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि कांग्रेसी नेता जिनके नाम था मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही सबसे पहले स्वराज की मांग कर दी गई। स्वराज मतलब सेल्फ रूल होता है, सेल्फ रूल की सबसे पहली मांग, स्वराज की मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई।
तब इन्हीं लॉर्ड बकरहट के द्वारा ही एक चैलेंज दिया गया था कांग्रेसियों को कि आपको अगर स्वराज चाहिए तो आपको एक इस तरीके का संविधान निर्मित करना होगा, एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा जो हर जगह पर सर्वमान्य हो, जिस तरीके से आप देश को सुचारू रूप से चला सकें। ये चैलेंज को मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसे नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। इस नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। आपसे पूछा जा सकता है 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी तब इसमें भारतीय संविधान की क्या चीज नहीं थी? तो आपको याद रखना है इसमें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार नहीं थे। सबसे पहली बार संविधान का विवरण इसमें ही दिया गया है, इसीलिए इसे जाना जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इस रिपोर्ट को जाना जाता है। फिर से सुनिएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा सन 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी जिसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। इसके साथ साथ पहली बार संविधान की मांग रखी गई थी, संविधान के लिए कोई प्रस्ताव आया था जो किस प्रस्ताव में था? आपका नेहरू रिपोर्ट में, इसलिए इसे नाम दिया गया है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा जा सकता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 1928 का नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी, इसे ही बोला जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद सन 1930, 1931 और 1932 में ही लंदन में होता है आपका गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाती है भारत के संविधान के ऊपर ही चर्चा करने के लिए। और भारत में जो साइमन कमीशन भेजा गया था, इस साइमन कमीशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, 10 सालों के बाद भेजना है, इसी पर चर्चा करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में रखी जाती है। आपसे पूछा जाए कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस भारतीय के द्वारा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया था? तो याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और 1931 का कराची अधिवेशन हमारे लिए जरूरी है। कराची अधिवेशन, कराची सेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। कांग्रेसियों के द्वारा 1931 में इसी कराची अधिवेशन में सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग इसी में रखी गई थी और अपना रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि बनाकर मोहनदास करमचंद गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजा गया था। मौलिक अधिकारों की मांग रखने के साथ साथ उनके द्वारा ये मांग रखी गई थी, इसे संविधान में जोड़ा जाए, मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा जाए। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी को 1931 में लंदन भेजा गया द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में। इसी के साथ इसी पर विचार करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मसौदा या सबसे बड़ा एक्ट भारत भेजा गया, जिसे नाम दिया गया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया अभी तक का सबसे बड़ा मसौदा था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोर देन 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस एक्ट, मतलब लगभग 70% से ज्यादा भारतीय संविधान को इसी अधिनियम के थ्रू एक्सेप्ट किया गया है या लिया गया है। 1935 के अधिनियम के तहत जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1935 से, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में 70% तो इससे लिया गया है, लेकिन क्या चीज नहीं ली गई है? तो याद रखिएगा, इसमें फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार नहीं थे। अंग्रेजों के द्वारा इसमें मौलिक अधिकारों को ऐड करके नहीं भेजा गया था। इसके साथ साथ भारत में एक ऑल इंडिया काउंसिल की स्थापना करी जाती है, एक ऑल इंडिया यूनियन की स्थापना करी जाती है, भारतीय अखिल संघ।
भारतीय अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ जो है वो 11 ब्रिटिश प्रांतों, 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 ब्रिटिश कमिश्नरीज और देशी रियासतों से मिलकर बना हुआ था। 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस, 6 ब्रिटिश कमिश्नरीज और प्रिंसली स्टेट्स, इन सभी से मिलकर बना हुआ था आपका क्या, ऑल इंडिया काउंसिल, सॉरी ऑल इंडिया यूनियन, अखिल भारतीय संघ। इन अखिल भारतीय संघ यही बना हुआ था इनसे। और याद रखेंगे इसके साथ 1935 में जो अधिनियम आया उसके तहत 10 भाग, इसके तहत 10 अनुसूची, इसके तहत 10 अनुसूची या शेड्यूल्स, 14 भाग और 321 अनुच्छेदों के साथ ये भारत भेजा गया था। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची, 14 भाग और 321 अनुच्छेदों के साथ 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत भेजा गया। इस एक्ट के थ्रू 1935 में सर्वोच्च न्यायालय 1935 में कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया और 1 अक्टूबर सन 1937 से दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि उस समय सर्वोच्च न्यायालय के पहले जज किसे बनाया गया था या चीफ जस्टिस कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय चीफ जस्टिस मॉरिस गोवर उस समय चीफ जस्टिस मॉरिस गोवर को बनाकर भेजा गया था। सबसे पहले जो चीफ जस्टिस हैं वो मॉरिस गोवर थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की आजादी के बाद 1947 में चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो आरजे कानिया, हीरालाल कानिया को पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट काम और होता है। 1 अप्रैल सन 1935 में मुद्रा की साख को बनाए रखने के लिए आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कर दी जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो हमें याद रखना है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय याद रखना है सीडी देशमुख। सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर बनाए गए आरबीआई के, और दूसरे गवर्नर जो भारतीय थे उनका नाम क्या था, सीडी देशमुख। इसके साथ साथ 1935 में 1935 के अधिनियम के तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया था। ये शक्तियों का बंटवारा जो है वो लिस्ट के आधार पर या सूची के आधार पर किया गया। जैसा आप लोगों को जानकारी होगी कि जो सूची होती है वो 3 प्रकार की होती है संविधान में। एक होती है आपकी संघ सूची, दूसरी होती है आपकी समवर्ती सूची, तीसरी होती है आपकी प्रांतीय सूची। सबसे पहली हेडिंग है आपकी, इनको शक्तियों का बंटवारा 3 आधार पर किया गया था। सबसे पहले किया गया यूनियन लिस्ट के आधार पर। यूनियन लिस्ट क्या होती है, या संघ सूची, तो जिसके तहत सिर्फ संघ ही इस पर कानून बना सकता है, वह सूची क्या होगी आपकी, इसके तहत वह सब्जेक्ट रखे जाते हैं जिसमें सिर्फ संघ ही कानून बना सकता है। तो इसके तहत आपके 59 सब्जेक्ट्स को रखा गया था। सेकेंड है आपकी प्रोविंशियल लिस्ट या प्रांतीय सूची, जिसके तहत सिर्फ प्रांत ही उस पर कानून बना सकता है, संघ को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे विषय जिनके ऊपर सिर्फ प्रांत ही कानून बना सकता है, जो कि आपके कितने रखे गए थे, 54 सब्जेक्ट्स को रखा गया था। लास्ट होती है आपकी कंक्यूरेंट लिस्ट। कंक्यूरेंट लिस्ट जिसे हिंदी में बोला जाता है समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची के तहत 36 विषयों का प्रावधान रखा गया था और इन 36 विषयों पर केंद्र भी कानून बना सकता था और प्रांत भी कानून बना सकता था। नोट करें इतना आप लोग। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट एक्ट जो भारत बनाकर भेजा जाता है, वो होता है आपका 1940 का अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर भारत में भेजा जाता है। इसके बाद जो अगला ऑफर आता है वो होता है आपका 1942 में क्रिप्स मिशन। उस समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45 तक चली है और 1942 में ही ब्रिटेन ने इस पर पार्टिसिपेट किया और ब्रिटेन के पार्टिसिपेट करने के साथ क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है और भारतीयों को बिना बताए इस युद्ध में जोड़ दिया जाता है। ये बात भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और जितने भी प्रांतों में भारतीयों की कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी उन सभी प्रांतों के मंत्रियों के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है और इस क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया जाता है। वहीं पर पहला मिशन आता है आपका कौन सा, याद रखेंगे, अगस्त ऑफर आता है सबसे पहले। अगस्त ऑफर जो था वो 1940 में आया हुआ था। इसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आता है, कब आता है, 1942 में। और इसके बाद जो आता है आपका वो है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन के थ्रू ही आपका संविधान सभा की स्थापना की गई है या संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत में सन 1946 में भेजा जाता है और उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली के द्वारा भारत में 3 सदस्यीय कमेटी भारत भेजी जाती है। अगला डालिएगा कैबिनेट मिशन 1946 और 1946 के इस मिशन के तहत भारत में 3 सदस्यीय कमेटी भारत भेजी जाती है। वह 3 सदस्य कौन कौन से, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैंथिक लॉरेंस। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैंथिक लॉरेंस 3 सदस्यीय कमेटी क्लेमेंट एटली के द्वारा भारत में भेजी जाती है। ये भारत में आकर ये निगरानी रखते हैं कि भारत की आजादी का कार्य जो है किस तरीके से चल रहा है। इसके साथ साथ 1946 में ही आपकी संविधान सभा की गठन करने का प्रस्ताव आ जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना या गठन किस अधिनियम और किस कमीशन के द्वारा किया गया था, तो आप याद रखेंगे कैबिनेट मिशन वो भारत आया था, कैबिनेट आयोग जो भारत आया था उसी के तहत भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करी गई थी। अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा वह है संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।